नमस्कार। G20 और कश्मीर, आज इस विषय पे हम कश्मीर इतिहास में वार्तालाप करेंगे आपके साथ में। ये जो आज का विषय है ये इसलिए है कि अभी G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है और G20 कश्मीर में भी हुआ। विश्व के सारे टूरिस्ट मिनिस्टर्स G20 वाले जो G20 देशों से आते हैं वो श्रीनगर गए थे और उन्होंने वहाँ पे सम्मेलन किया G20 के अंतर्गत। और G20 का अभी दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें प्रेसिडेंशियल हेड्स आने वाले हैं या नेशनल हेड्स आने वाले हैं, नेशन हेड्स आने वाले हैं। G20 कश्मीर में भी हुआ टूरिज़्म के बारे में, और कश्मीर में अभी जो है अमरनाथ यात्रा भी संपन्न हुई, हमने देखा। और कश्मीर में अभी वातावरण जैसे कि केंद्र सरकार बोलती है बहुत अच्छा है। आज का विषय जो है G20 के बारे में जो बताने जा रहा हूँ उसको मैं कश्मीर की कड़ी के साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि कश्मीर जो है एक बर्निंग टॉपिक हमेशा रहा है। और क्योंकि मेरा जो प्रयास है यहाँ पे वो कश्मीर के सिलसिले में ही आपको परिचित कराना है, कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर की संस्कृति व सभ्यता से। और आज भारत सरकार जो कदम उठा रही है सराहनीय है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा के बारे में मैंने बोला, अभी अभी अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई है श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो जो एक अभाव था ज्ञान का, चाहे वो कश्मीरी हिंदुओं में था, और अभी तो कश्मीरी हिंदुओं में नहीं रहा वो अभाव, लेकिन कश्मीरी मुस्लिमों में अभी वो अभाव है कि वो बोलते हैं कि बूटा मलिक ही था जिसने अमरनाथ की खोज की। लेकिन हमारे ग्रंथों में 5000 वर्ष पूर्व भृगु महर्षि ने इसकी खोज की थी, अमरनाथ गुफा की, श्री अमरनाथ गुफा की खोज भृगु महाराज ने की थी। ये तो क्लियर हो गया, अब इसमें अब कोई दो राह नहीं है। अब जो वहाँ के मुस्लिम्स के मन में है वो बोलते हैं कि एक तो कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके पूर्वज कभी कश्मीरी हिंदू हुआ करते थे या पंडित हुआ करते थे या कश्मीरी सारस्वत हुआ करते थे। और दूसरा कि वो बोलते हैं अगर हम कन्वर्ट भी हुए तो पीसफुल कन्वर्जन हुआ। मैंने पिछली बार भी बोला कितना जुल्म सितम किया शाहमीर की डायनास्टी ने भी, मुग़लों ने भी और पठानों ने भी, और गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों ने भी जो नए नए कन्वर्ट हुए थे। वो बुद्धिस्ट थे, वो कन्वर्ट हो चुके थे और उन्होंने भी कत्ले आम मचाया वहाँ पे। अब उसको भी नकार रहे हैं। विडंबना देखिए कि हम पिछले 600 साल में 8 बार हमारा विस्थापन हो चुका है। मतलब पिछले 600 साल में अगर 8 बार विस्थापन हो चुका है, मतलब हर 75 साल में हमारा एक विस्थापन हो चुका है। हिसाब लगाइए, कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन सिलसिलेवार क्रमवश हर 75 साल में हुआ है एवरेज में। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। 1389 या 1390 से लेकर 1990 तक ये बराबर 600 साल होते हैं, 600 ईयर्स। 600 साल में 8 विस्थापन हुए हमारे। और 1819 में आखिरी बार पठानों का राज रहा, उसके बाद सिख रूल आया। सिख रूल क्यों आया? क्योंकि 500 कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेट पहले अमरनाथ गए। वहाँ उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हमें रास्ता बताओ, इस त्रासदगी, इस जुल्म सितम से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, इस वहशीपन से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा।
एक आंसू थे, दर्द था और ऊपर से जालिमाना हरकत थी पठानों की। तो एक कश्मीरी पंडित को सपने में शिव जी की वाणी आई कि आप महाराजा रंजीत सिंह से मिलिए। तो तब जाकर जब वो डेलीगेशन महाराजा रंजीत सिंह से मिला तो उन्होंने फिर कश्मीर आकर पठानों को भगाया। वैसे तो काबुल तक उनका राज हो चुका था कायम, और उनको भगाया। वो वापस अपने क्षेत्रों में गए और महाराजा रंजीत सिंह का शासन आ गया। थोड़ा पीसफुल रहा 1850 तक, फिर अंग्रेज़ों का शासन 3-4 साल, फिर महाराजा गुलाब सिंह। उससे पहले, उससे पूर्व गुरु तेग बहादुर ने किस बात के लिए कुर्बानी दी, किस बात के लिए शहीदी दी, अपना सर क्यों उन्होंने कटवाया, किसके लिए? सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए। क्योंकि उन्होंने औरंगज़ेब को सीधे बोला, अगर आप मुझे कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे मेरा धर्मांतरण करवा सकते हो, तो कश्मीरी लोग भी करेंगे, कश्मीरी हिंदू भी करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना सर कटवाना मंजूर किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। और किसके कहने पे उन्होंने सर कटवाया? 10वें गुरु श्री तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे, और 10वें गुरु कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी उनके पुत्र हुआ करते हैं। और उनके कहने पे उन्होंने बोला, पिताश्री आपसे उचित व्यक्ति कौन हो सकता है जो ज्ञानी और जो उनको बोल सके, चैलेंज कर सके। तो उन्होंने वही किया, और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी या बड़ा बलिदान दिया। हम कश्मीरी हिंदू कभी गुरु तेग बहादुर जी को और महाराजा रंजीत सिंह को नहीं भूल पाएंगे, वरना जुल्म इतना था कि कश्मीर में रहना मुश्किल था। अब ये कश्मीरी मुसलमान भी जानते हैं, लेकिन इकरार करने में तकलीफ़ होती है उनको, क्योंकि वो भी हिंदू ही थे, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। उन्होंने किस तकलीफ़ में इस्लाम धर्म अपनाया, ये उनके पूर्वज ही जानते हैं। आज तो वो कुछ भी बोलेंगे। आज मुझे इस्लाम से कोई बैर नहीं है। उनको उस वक्त का इंतज़ामिया सिस्टम ऐसा ही था, हो गया। लेकिन कम से कम जो इतिहास में घट चुका है उसको आप कबूल भी कर लो, उसको मान लीजिए। जो सच है सच है। अब G20 की बात करते हैं। अब G20 कश्मीर में हो गया। आगे कश्मीर में मिस वर्ल्ड कंपटीशन होने वाला है। 71वां 71st मिस वर्ल्ड कंपटीशन श्रीनगर में होने वाला है। और कब होने वाला? 8 दिसंबर को। नोट कीजिए, 71st मिस वर्ल्ड एंड विल बी हेल्ड ऑन 8th December 2023। ये संयोग की बात है। 71वां 8, 7 + 1 8, और 8 दिसंबर, और हमारा 8वां पलायन। मैं भारत सरकार से का ध्यान खींचना चाहूँगा, अनुरोध नहीं करूँगा, ध्यान खींचना चाहूँगा। आप G20 करा सकते हैं, आप मिस वर्ल्ड करा सकते हैं, और आप बोल रहे हो कश्मीर सुधर रहा है या हालात ठीक हो रहे हैं। आपने कराया, बहुत अच्छी बात है। आप मिस वर्ल्ड कराओगे, बहुत अच्छी बात है। वहाँ का जनमानस मिस वर्ल्ड के साथ में नहीं है, आपको ये भी मानना पड़ेगा। वहाँ का जनमानस G20 सम्मेलन के साथ में भी नहीं था, आपको ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आप एज अ भारत सरकार दिखाना चाहते हो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जैसे आप हमेशा बोलते हो। आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन पे बीत रही है वो आपसे बात करना चाहते हैं।
आपने कभी पनून कश्मीर, जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, आपने कभी उनको टेबल पे नहीं बुलाया। आपने रोहिंग्या को बसाया जम्मू कश्मीर में, अनुमति दे दी। यहाँ पाकिस्तान से हिंदू आते, उनके छप्पर या जो छोटी मोटी जो कुटिया बनी होती है उसको राजस्थान की सरकार, कोई भी सरकार तोड़ देती है। आपने रोहिंग्याओं को दिल्ली में EWS क्वार्टर दिए और बेचारे वो ताटपट्टी में वहाँ पे दिल्ली में गुजर बसर कर रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू। बहुत गलत सिस्टम है। आपके ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम आकर यहाँ की नागरिकता लेते हैं और आप कुछ नहीं करते हो। हाँ, वापस भेज देंगे, वापस भेज देंगे। कब? ये 25 साल हो गए सुनते सुनते। CAA और NRC पे आपने कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। भगवान जानता है आपकी क्या मजबूरी रही, आप किस चीज़ से डरते हो। अगर आप नहीं, अगर भारत चांद पे चंद्रयान-3 लैंड करवा सकता है, अगर भारत आदित्य L1 कक्षा में कायम करवा सकता है, उसको स्थित करवा सकता है, तो क्या आप हमें वापस अपने स्थान पे कश्मीरी में जहाँ हमारा स्थान था पूर्व का, वहाँ नहीं, अलग से कश्मीर में एक स्थान जो माइनॉरिटी, कश्मीरी माइनॉरिटीज़ के लिए हो, जिसमें हिंदू और सिख हो मूलतः, वो जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ है उनको एक अलग से स्थान देकर क्या आप वहाँ स्थापित नहीं कर सकते हो? अगर आदित्य L1 को आपने कक्षा में स्थापित किया, क्यों आप गगन में स्थापित किया, स्पेस में स्थापित किया, क्यों आप कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में स्थापित नहीं कर सकते हो? आपके लिए क्यों ये बहुत बड़ा चैलेंज है? साइंस प्रगति कर रहा है भारत का, भारत की कूटनीति प्रगति कर रही है, लेकिन भारत का अंदर का जो सिस्टम है वो आज भी लाचार है, गिरवी है। वो किन बातों के लिए? मैं मोदी जी और अमित शाह जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पनून कश्मीर से वार्तालाप कीजिए। भले 2 महीना 3 महीना आप निरंतर वार्तालाप कीजिए और हमारे रहने का स्थान स्थापित कीजिए। हम भी लैंड करना चाहते हैं कश्मीर में वापस से, 9वें पलायन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब हम पलायन नहीं करेंगे। हमारा जो विस्थापन हुआ है 8 बार हुआ है। अब बोलोगे वो तो पूर्व में हुआ है। 1986 में हमारा 7वां विस्थापन हुआ था, कुछ घरों ने किया था, तब 100-150 घरों ने किया था। लेकिन 1990 में करीबन 30,000-35,000 घरों ने, कहीं तो बोलते 50,000 घरों ने विस्थापन किया। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपने कश्मीर से कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता को हटा दिया। आपने नहीं, भारत के सिस्टम ने, इस लाचार सिस्टम ने। अब आप कांग्रेस पे ब्लेम करोगे। हमें कांग्रेस से अपेक्षा नहीं है, हमें आपसे अपेक्षा है। हाँ, कांग्रेस से अपेक्षा हम कदापि नहीं करते। कांग्रेस अगर करे वो एक तरफ से हम एहसान ही समझते हैं। उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, मनमोहन सिंह ने, उसी पे आप चल रहे हो। आपने उसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, कश्मीर पॉलिसी है आपकी, लेकिन डिफरेंट पॉलिसी है। आप जाने, आपकी सरकार जाने, लेकिन उसका असर हम कश्मीरी हिंदुओं पे नहीं हो रहा है। और पूरे देश में क्या ये सच बात नहीं है कि आप कश्मीरी हिंदुओं का नाम लेकर, कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर भी वोट बटोरते हो? शायद गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बटोर रहे हो, प्राप्त करते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप बोलते हो हर बात वार्ता में, आप बोलते हो हर एक रैली में बोलते हो, आप स्वयं बोलते हो मोदी जी, आप स्वयं अमित शाह जी बोलते हो, और आपके स्पोक्स पर्सन टीवी पे जब भी वो डिफेंसिव में आते हैं तो कश्मीरी पंडितों का राग अलापते हैं।
क्या ये सच बात नहीं है? हम खुश हो जाते हैं, कम से कम बोलते तो है, लेकिन आप डिफेंसिव होकर बोलते हो, हमारे लिए नहीं बोलते हो, आप अपने डिफेंस में बोलते हो, पार्टी के डिफेंस में। नेशनल डिफेंस वो होगा, आप राष्ट्र प्रथम बोलते हो ना, तो नेशनल डिफेंस वो होगा जिस दिन आप कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे वापस पुनर्स्थापन करोगे। वापस विस्थापन के लिए नहीं, वापस नव्य विस्थापन के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक अलग यूनियन टेरिटरी देकर साउथ ऑफ कश्मीर हमने डिमार्केट किया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पनुन कश्मीर ने किया है। आप वार्तालाप कीजिए। अब आप बोलोगे भाई कश्मीरी मुस्लिमों, उसका कहीं उसका आप पे असर ना पड़े। कश्मीरी मुस्लिम भी अगर आप अच्छी तरह उनके साथ पेश आओगे, हम तो वार्तालाप कर ही लेंगे उनसे, तो डेफिनेटली वो मानेंगे। हम तो वैसे भी उनके पड़ोस में पहले भी रहते थे, क्या हम नहीं रहते थे? अभी हम उनके इमीडिएट पड़ोसी नहीं रहेंगे। नैरेटिव ये है हम उनके इमीडिएट पड़ोसी नहीं रहेंगे, लेकिन क्षेत्रवार, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में नहीं, एक क्षेत्र कश्मीरी माइनॉरिटीज़ का होगा, एक क्षेत्र कश्मीरी मेजॉरिटी का होगा, हम पड़ोसी बनकर रहेंगे। उनका गवर्निंग सिस्टम उनके पास, हमारा गवर्निंग सिस्टम हमारे पास। आप भले 2 यूनियन टेरिटरीज कर दीजिए उसको, स्पष्टता से बात कर रहा हूँ, और हम सौहार्द में रहेंगे। और मैं कश्मीरी मुस्लिमों को आश्वासन देता हूँ कि हम कभी भी आपके खिलाफ कोई बात हो उसको कभी बढ़ावा नहीं देंगे। हम हमेशा सौहार्द में रहे हैं। मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ, या 1819 के बाद की बात कर रहा हूँ। हम सौहार्द में रहे हैं, हम एकजुट रहे हैं, वो एकजुटता बनी रहे। अब कुछ इस बीच घट गया, जो हमारे साथ घट चुका, जो हमारे पूर्वजों के साथ घटा। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पूर्वजों ने सहा वो मैंने भी सहा, वो मेरे बच्चे भी सहे, वो हमारे आने वाली जनरेशन भी सहे। इस आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। आपकी तकलीफ़ हमारी रहेगी, मेरी तकलीफ़ आपकी रहेगी, ऐसे रहे। अब आते हैं, ये तो G20 और कश्मीर के बारे में बोला, G20 के बारे में और आगे बोलूँगा, और कश्मीर के बारे में भी बोलूँगा। अभी हम आते हैं अपने कश्मीर इतिहास पे। कश्मीर इतिहास में मैंने पिछली बार अमरनाथ का जिक्र किया, और ये अमरनाथ, जैसे कि मैंने बोला, कल्हन ने राजतरंगिणी में इसका वर्णन किया था। और इसके बाद कई और वर्णन आए उसके, फिर बीच में यात्रा बंद हो गई थी पठानों के जुल्म सितम से, और मुग़लों के जुल्म सितम से, और बाल्टिस्तान के लोगों के जुल्म सितम से भी। इसलिए हमारा भी वो ज्ञान का अभाव था कि कश्मीर में शायद अमरनाथ था ही नहीं हमारे लिए, और हमने मान लिया कि बूटा मलिक था। अब राजा नरहा के काल में जब सुसरावस अमरनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, वो 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी AD में जाते हैं, मतलब आज से 2000 साल पहले, मतलब ये जो क्रिश्चियन एरा चल रहा है इसी में गए थे वो। और कल्हन कब लिखते हैं? 12th सेंचुरी में, 1150 के आसपास में, 1150 AD में या CE में। ये राजा नरहा में जो अमरनाथ यात्रा चल रही थी, वो तो चलिए चल रही थी निरंतर, लेकिन राजा नरहा से पहले पूर्व भी कुछ शासक रहे जो मैंने आपको नहीं बोले, तो उनके बारे में बोलता हूँ। तो जो शासक रह गए थे वो थे गोनंदा तृतीय। उनके शासनकाल तक बुद्धिज़्म जीवित था कुछ, लेकिन वो शिव भक्त थे। और उनके बाद जो शासक आए उनका नाम था विभीषण प्रथम, और फिर उनके पुत्र इंद्रजीत, फिर उनके पुत्र रावण, और फिर उनके पुत्र विभीषण द्वितीय। विभीषण द्वितीय के बाद फिर राजा नरहा आते हैं। विभीषण द्वितीय से ऊपर गोनंदा तृतीय तक शिव दर्शन और उसके ज्ञान तत्व पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और उसी समय काल में कश्मीर में कश्मीर शैविज़्म का विस्तार हुआ, या हम बोल सकते हैं कि प्रारंभ हुआ। उससे पहले भी था, लेकिन उसको व्यापक रूप दिया गया, जहाँ राजाओं ने उसको बल दिया। राजा नरहा की कहानी तो हमने
पिछले दो तीन एपिसोड्स पहले देखी, उसके बाद अमरनाथ यात्रा की चर्चा चली। राजा नरहा के बाद उनके पुत्र, जो कि बहुत ही गौरवशाली और लोगों के प्रिय थे, का नाम था राजा सिद्धा। राजा सिद्धा जो थे वो अपने पिता के विपरीत थे। राजा नरहा सौंदर्य और भोग विलास, कई तरह के भोग या हवस के पुजारी थे। वो भोग विलास में इतने विलुप्त या लुप्त थे कि उन्होंने जनता के कल्याण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। और जैसे ही वो गए और राजा सिद्धा आए तो जनता का दिल उन्होंने जीत लिया। और जो राजा नरहा ने अपने आसपास का आभा मंडल बनाया था वो भी भोग विलास वाले ही थे, उनको भी मज़ा आ रहा था। तो कुछ लोगों ने राजा सिद्धा का साथ दिया और उन्होंने उस आभा मंडल को छोड़ दिया और इस सात्विक आभा मंडल में आ गए। और जो भोग विलास के आभा मंडल में जो लोग रहे वो दुर्भाग्य को प्राप्त हुए। और इनके साथ जो आए, राजा सिद्धा के साथ में जो लोग आए, वो उनका सम्मानपूर्वक जीवन व्याप्त हुआ। यहाँ राजा सिद्धा तक ही मैं आपको कश्मीर इतिहास के बारे में बोलूँगा, उनके बाद की कहानी मैं अगले एपिसोड में बोलूँगा। अभी हम G20 और कश्मीर पे आते हैं। हम बेस्ट विशेस देते हैं भारत सरकार को G20 प्रेसिडेंसी के लिए। आप अच्छा करें, लेकिन चूँकि भारत एक अग्रिम देश है, वो अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, अभी से नहीं, अभी का नरेटिव नहीं है। विश्व गुरु थे हम, बीच का एक काल आया जहाँ में एक सेल्फ गिल्टी फील कराया गया, चाहे वो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा या ब्रिटिश आक्रांताओं द्वारा या क्रिश्चियंस के द्वारा, एक सेल्फ गिल्टी। और उस सेल्फ गिल्टी से हमें उबारा है अभी की सरकार ने, उसका श्रेय उनको जाना चाहिए। लेकिन पूरी तरह नहीं हो रहा है, आशाएं आपसे ज़्यादा है। इसलिए तो G20 सम्मेलन में आप अभी जो अध्यक्षता करेंगे, अभी तक G20 में A² + B² चलता था। अब A² मीन्स अमेरिकन अथॉरिटी और B² मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। अमेरिका जो बोलता था, ब्रिटिश उसको अपनाता था। ब्रिटिश मतलब पूरा यूरोप उसको अपनाता था। ये जियोपॉलिटिक्स थी और सारे देशों पे वो लागू हो जाता था। अब ये 18वां अधिवेशन G20 का जो दिल्ली में हो रहा है, नेशन हेड्स का, इसमें मैं चाहूँगा, मैं और मेरे जैसे कई लोग, मैं अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं समझता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल आदमी की तरह आपसे बोल रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, केजरीवाल से नहीं, आम आदमी की तरह आपसे बोल रहा हूँ कि आप C² + D² कर लीजिए इसको। C² का मतलब है, फर्स्ट C फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कट एज टेक्नोलॉजी मतलब साइंस को हम बढ़ावा देंगे। दूसरा, कल्चर एंड सिविलाइजेशन को, ये C² हो गया। कल्चर जो भारत का रहा है, जो हमारा गौरवशाली कल्चर रहा है, जिन वेदों ने पूरे साइंस को ही बोला है। वेद मतलब साइंस है, साइंस = वेद, ये हमें स्थापित करना है। और जो जितने भी थ्योरम्स हैं वो वेद से लिए गए हैं, वो धीरे धीरे सामने आ ही रहा है और व्यापकता से और प्रखरता से उसको स्थापित करना है। और जो वेद में छूटा है उस पर भारत काम करे। इसरो तो काम कर ही रहा है। हमारे प्रिय सोमनाथ जी ने तो खुले मंच से बोल दिया कि वेदों में जो लिखा है वो साइंस आज भी यथार्थ है। मतलब ये एक स्पेस साइंटिस्ट बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वेदों को अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्कूल सिलेबस में हम शामिल करें,
उसका हम भरपूर उपयोग करें जो हमारे ऋषि और गुरु ने वहाँ पे व्याख्या की है साइंस के बारे में। और ये तो हो गया C² मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी या कट एज टेक्नोलॉजी, और सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता भी हमारी। और D² मतलब दिल्ली डिक्लेरेशन। ये G20 का अगर ऐसा एक अनाउंसमेंट रहता है और एक एजेंडा रहता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। और आप तो इसी थीम पे चले हो, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। आपसे बढ़कर इसको आगे और कोई नहीं बढ़ा सकता। और जाते जाते वापस एक विनम्र निवेदन है अभी की केंद्र सरकार से, मुख्यतः से श्रीमान मोदी जी से और श्रीमान अमित शाह जी से, आप और श्रीमान राजनाथ सिंह से जी भी, आप कश्मीर को अलग चश्मे से मत देखिए, कश्मीर को भारत के चश्मे से ही देखिए। और अभी जो मुश्किलात हमारी है, हमारी जो समस्याएं है वो आपकी समस्या है, और जो कश्मीरी मुस्लिमों की समस्या है वो भी आपकी है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम उनके साथ अभी साथ इमीडिएट पड़ोसी नहीं रह सकते हैं। उस पर आप ध्यान दीजिए, हमें एक अलग क्षेत्र दे दीजिए। हम साउथ ऑफ कश्मीर बोल रहे हैं, पनून कश्मीर बोल रहा है। उन्होंने जेनोसाइड बिल का आपको फॉर्मेट भी दिया है, आपने उसको भी अनदेखा किया। आप उनको चर्चा मेज़ पे बुलाइए, गेट देम ऑन द डिस्कशन टेबल और उनके साथ बात कीजिए। कश्मीर की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, सारा कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, हम खुशहाल हो जाएंगे, सारा भारत खुशहाल हो जाएगा। कश्मीर खुशहाल तो सारा भारत खुशहाल, वरना 70% ऑफ द न्यूज़ टॉक टाइम इज कंज्यूम्ड बाय कश्मीर टॉक्स वन वे और द अदर। ये भी सच्चाई है। मैं चाहता हूँ हम भारत का टॉक टाइम ज़्यादा रहे इसमें, और भारत के विज्ञान और भारत के कल्चर, संस्कृति प्रखरता से हमारे टॉक टाइम्स में हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।